नमस्कार दोस्तों, फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटी के टॉप 50 सेलेक्टेड PYQ क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और उससे पहले कुछ थ्योरी देखेंगे हम लोग, तब क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि यह हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ करके इस वीडियो का PDF बिल्कुल ही फ्री में पा सकते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारा यह PDF है, जिस PDF को मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ देख पाएंगे कि हम अपना PDF को ऑन कर रहे हैं दोस्तों, और कुछ इस प्रकार से आप देख पाएंगे हमारा ये थंबनेल रहेगा दोस्तों। और चलिए सबसे पहले आप देखिए दोस्तों कि पॉलिटी हम लोग तो स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटी हम लोग तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले कि हम लोग सभी को एक बात सीखना ज़रूरी है कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी अनुसूचियाँ को कैसे याद करें। अनुसूचियाँ याद करने में काफ़ी लोगों को दिक्कतें होती है, तो उस दिक्कत को मैंने आज कुछ तरीके, कुछ ट्रिक्स है और मान के चलिए कि एक तरह से न्यूमोनिक्स है, ठीक है ना, उसको जो है आपका माइंड एक्सेप्ट करता है। इसलिए मैं उस तरीके से बताने का आज कोशिश करूँगा और 100% अपना दूंगा दोस्तों। और सच मानिए आपको यह बिल्कुल ही याद हो जाएगा। पूरे एक बार वीडियो देखिए, सारा कंप्लीटली याद हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला जो है यहाँ पर देख पाएंगे कि पहला अनुसूची जो बोला गया, इसमें देख पाएंगे कि पहला अनुसूची में बोला गया है देश और 28 राज्यों का उल्लेख। देखिए हमारे जो देश है, हमारा जो भारत देश है, इसमें कितने राज्य है दोस्तों? तो इसमें जो है 28 राज्य। तो यह 28 राज्यों का जो उल्लेख है यह पहली अनुसूची में किया गया, पहली अनुसूची में किया गया है दोस्तों। वैसे ही बात किया है दूसरी अनुसूची में देखा जाए दोस्तों, तो वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बात किया गया है, ठीक है ना। वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बात किया गया है। तीसरी में बात किया गया, तीसरी अनुसूची में जो है शपथ संबंधित उल्लेख है, ठीक है ना, शपथ से संबंधित उल्लेख है। और चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा के सीटों का आवंटन कहिए या फिर सीटों का बंटवारा से संबंधित उल्लेख है इसमें। पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख है। कहा जाए इसको शॉर्ट में कहा जाए तो SC/ST के जो है SC/ST के प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख है दोस्तों, ठीक है। देखिए अब ये पांचों को हमको याद करना है। तो देखिए या सबसे पहले तो सोचिए कि हमारा जो देश बन गया, ठीक है ना, हमारा देश बन गया, ठीक है। अब देश बन गया, देश एक तरह से तो समझिए कि घर है, घर बन गया। तो घर बन गया तो सबसे बड़ा अब आपको क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो हमको वेतन चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए दोस्तों? वेतन चाहिए। और वेतन के बाद ही अब कहा गया है कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो पहले रुपया हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे हम? तभी हम शपथ लेंगे। नेता लोग क्या होते हैं, सबसे पहले पैसे के तो भूखे होते ही हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहले हमको वेतन लाओ तब हम शपथ लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो है, उसके बाद इसमें देखिएगा कि राज्यसभा चौथी में क्या है, चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। और पांचवी अनुसूची में जो है SC/ST का उल्लेख है। और पांचवी अनुसूची को कैसे याद करेंगे? देखिए ये सबसे बड़ा होता है, सभी को दिक्कत होती है। तो पांचवी अनुसूची को याद करने का जो तरीका है, हमारा जब देश आज़ाद हुआ था दोस्तों, तो उसमें मतलब पिछड़े जाति का भी काफ़ी जो है योगदान रहे हैं दोस्तों उसमें। तो देखिए उस समय जो है जब देश आज़ाद हुआ तो ये काफ़ी पिछड़े हुए थे, ठीक है ना, काफ़ी पिछड़े हुए थे। अभी भी है, लेकिन उस समय से काफ़ी अभी स्थितियाँ काफ़ी सुधरे हैं, ठीक है ना। तो अभी जो है इसमें देख पाइएगा दोस्तों, तो पांचवी अनुसूची में जो SC/ST का जो उल्लेख किया गया है, SC/ST का जो उल्लेख किया गया है दोस्तों, तो 5 और हमारे हाथ में जो होता है 5 क्या होते हैं? फिंगर होते हैं, फिंगर होते हैं। ये पांचों फिंगर को जब हम क्लोज करेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगी? शक्ति आएगी। शक्ति आएगी तो मतलब सशक्त होंगे, हम मजबूत होंगे दोस्तों। तो उसी तरीके से जो SC/ST को जो है पांचवी अनुसूची के द्वारा क्या किया गया? सशक्त किया गया, मजबूत किया गया दोस्तों। तो उसको ताकत मिली,
ताकत मिली, यानी पांचों उंगली को जब जोड़ेंगे तो हम कहा जाता है ना कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में बल है। तो पांचों उंगली को जब मोड़ेंगे तो एक हो जाएगा, तो इसमें बल मिलेगा, ठीक है ना। तो बल मिलेगा तो ये क्या हो जाए, पाँचवा पांचों उंगली को मोड़ेंगे तो पाँचवा। तो इसमें जो है SC ST को क्या मिलेगा, इससे ताकत मिला। SC ST को क्या मिला, इससे प्रशासनिक अधिकार मिला दोस्तों। तो 5वीं अनुसूची जैसे ही बोलेंगे तो SC ST के प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख है। वैसे ही चलिए 6ठी अनुसूची में देखा जाए दोस्तों तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन का उल्लेख है, ठीक है ना। जनजातीय प्रशासन का उल्लेख है, इसको भी याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। 7वीं अनुसूची में देखा जाए केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। अब शक्ति का बंटवारा का मतलब समवर्ती सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, मतलब कौन से विषय पर जो है केंद्र या फिर संघ जो है कानून बना सकते हैं और कौन से विषय पर राज्य जो है कानून बना सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में 7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है दोस्तों। 7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में जो है जानते होंगे कि 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में देखिए मूलतः अगर बात किया जाए जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान में कितने अनुसूची थे, तो हमारे संविधान में उस समय 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। उसके बाद जो है जितने भी 4 संविधान संशोधन किया गया, 4 संविधान संशोधन के द्वारा जो है आगे की जो है 4 अनुसूचियाँ, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। अब बात करते हैं इसको पहले याद करने का तरीका। देख पाएंगे कि 6ठी अनुसूची में आप देख पाइएगा दोस्तों, कहा गया असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जनजातीय प्रशासन का उल्लेख। तो देखिए इसको याद करने का तरीका होता है ATM में मनी नहीं, ATM में मनी नहीं। ATM मतलब होता है ATM में मनी होना चाहिए, लेकिन यहाँ ATM में मनी नहीं, याद करने के लिए है, ठीक है ना। तो इसको कैसे याद करिएगा, देखिए इसमें मनी मतलब मणिपुर नहीं होगा, ठीक है। मणिपुर नहीं होगा, इसको गायब करके रखिएगा, मणिपुर को गायब करके रखिएगा। A से हो जाएगा असम, A से क्या हो जाएगा असम, T से त्रिपुरा और M से क्या हो जाएगा, M से मेघालय हो जाएगा, या फिर M से कह लीजिए तो मिज़ोरम कह लीजिए, ठीक है ना। M से मिज़ोरम भी हो जाएगा दोस्तों, M से मिज़ोरम या फिर M से मेघालय हो जाएगा, ठीक है। देखिए 7वीं अनुसूची में बात किया है दोस्तों, तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, मतलब केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा का उल्लेख किया गया दोस्तों। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का भी मान के इसमें उल्लेख है दोस्तों। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है, जिसमें कि केंद्र और राज्य को कानून बनाने का अधिकार इसमें दिया गया है। इस विषयों पर कौन से विषयों पर केंद्र कानून बना सकते हैं, कौन से विषयों पर राज्य कानून बना सकते हैं, ठीक है ना। और बात किया है दोस्तों कि 8वीं अनुसूची अगर बात किया है दोस्तों तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है ना। हमारा जब मूल संविधान जब बना था उस समय 22 भाषा नहीं थे, ठीक है ना। तो 22 भाषा नहीं थे तो कितने भाषा थे दोस्तों, तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थे दोस्तों, और इसमें एक भाषा ऐड किया गया। इसमें एक भाषा ऐड किया गया जिसका नाम था सिंधी, जिसका नाम क्या था दोस्तों, सिंधी। तो कितने भाषा हो गए दोस्तों, तो 15 भाषा हो गए, ठीक है। अब 15 भाषा हो गए दोस्तों। अब इसके बाद क्या आएगा, 15 में 3 भाषा ऐड होगा। 3 भाषा कौन कौन ऐड हो गए दोस्तों, तो नमक, याद रखिएगा, नमक कहने से हो जाएगा दोस्तों नेपाली, N से नेपाली, ठीक है। M से मणिपुरी, ठीक है। M से मणिपुरी और क से हो जाएगा कोकनी, ठीक है। क से कोकनी। तो एक बार फिर से देखिएगा इसको, 14 भाषा थे हमारे संविधान में। कितने भाषा थे दोस्तों, 14 भाषा। उसका जो है एक भाषा जोड़ा गया, और इसको बताएंगे कि कब कब जोड़ा गया था, यह भी बताएंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए 14 भाषा जो थे दोस्तों, इसमें जो है एक भाषा जोड़ा गया दोस्तों सिंधी भाषा। तो कितने भाषा हो गए दोस्तों, तो 15 भाषा हो गए। और 15 भाषा में जो है 3 भाषाएं जोड़े गए, जिसको कहेंगे नमक से हो जाएगा न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोकनी। ये 3 भाषा को जोड़ा गया दोस्तों,
ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों कि सिंधी को जब जोड़ा गया दोस्तों, सिंधी भाषा को जोड़ा गया तो ये 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था दोस्तों? 1967 में जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया दोस्तों? सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा गया। ठीक है। अब बात करते हैं कि नमक से जो इसमें जोड़ा गया था न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी भाषा को। ठीक है, क से कोंकणी भाषा को। ठीक है, तब ये जो नमक जो बोल रहे हैं यहाँ पर, न से नेपाली हो गया, नेपाली, म से मणिपुरी, पूरी या क से कोंकणी। तो ये तीनों भाषा को जब जोड़ा गया दोस्तों, तीनों भाषा को 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 1992 के द्वारा जोड़ा गया। काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं इसमें दोस्तों, एक बार इसको सही से एक बार दिल से इसको याद करने का कोशिश करिएगा, ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें नमक से आप याद रखिएगा, एन से नेपाली, एम से मणिपुरी और क से कोंकणी। और इसको जो है कैमा संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया दोस्तों? तो 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया था? तो 1992 में जोड़ा गया। ठीक है ना। अधिनियम कौन सा था दोस्तों? 1992, अधिनियम 1992। ठीक है। अब बात करते हैं कि अब 15 भाषा में आ गया था। कहाँ तक दोस्तों? 14 + 1 किए थे तो 15 हो गया था। ठीक है, 15 भाषा तक हो गया। और 15 में 3 जोड़े, 3 भाषा नमक जोड़े तो नमक जोड़ लिए तो इसमें 18 भाषा हो गया। 18 में अब 4 भाषा जोड़ेंगे जिसको बोडमस, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं बोडमस, BODMAS, बोडमस। अब देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे इसे। अब बी से हो जाएगा बोडो, बी से कौन सा भाषा हो जाएगा? बोडो, बोडो। डी से कौन सा हो जाएगा? डोंगरी। एम से हो जाएगा मैथिली, मैथिली। और एस से हो जाएगा संथाली। एस से कौन सा भाषा हो जाएगा दोस्तों? संथाली। इससे संथाली भाषा हो जाएगा दोस्तों। और यह जो है आप देख पाएंगे, यह चारों भाषा को जोड़ा गया, यह चारों भाषा को दोस्तों जोड़ा गया। अब देख पाएगा दोस्तों, बताते हैं आपको। इसको तो याद करने का तरीका आपको बता दे, बोडमस। तो BODMAS, तो बी से हो जाएगा बोडो, डी से हो जाएगा डोंगरी, और एम से हो जाएगा मैथिली, और एस से क्या हो जाएगा? संथाली। इसमें देखिए ओ का कोई काम नहीं था और ए का कोई काम नहीं था, इसमें केवल 4 लेटर का काम था। BODMAS ये याद करने के लिए बोला गया दोस्तों। तो बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। ठीक है, ये जो है चारों भाषा को जोड़ करके हम लोग 22 भाषा बना लिए। ठीक है, यह जो है बोडमस जो है आप देख पाएंगे, ये 4 भाषा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जो है 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में जोड़ा गया। 2003 में जोड़ा गया। यह जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली कब जोड़ा गया दोस्तों? 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा, अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। और कौन सा भाषा जोड़ा गया था? बोडमस, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, ये चारों भाषा को जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कुछ फैक्ट को आप देख लेते हैं दोस्तों, कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। आप देख पाएगा दोस्तों, आपको बता देते हैं कि असम का जो है हमने याद किया था ATM में मनी, तो इसमें असम आया था। ठीक है, असम में याद कर लेते हैं दोस्तों। असम में क्या याद करना है? तो असम में हम लोग याद कर लेते हैं कि असम का जो है पुराना नाम क्या है। असम क्या है? देखिए फैक्ट को देखते हैं दोस्तों, फैक्ट को देखते हैं इस प्रकार से। फैक्ट को दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आप देख पाइएगा कि असम को जो है, असम, इसमें देख पाइए कि असम को अगर देखा जाए दोस्तों तो पहले इसको बुलाया था प्राग ज्योतिषपुर, प्राग ज्योतिषपुर। ठीक है ना, प्राग ज्योतिषपुर। इसी को बुलाया था दोस्तों कामरूप। इसी को क्या बुलाया था दोस्तों? कामरूप बुलाता है। ठीक है, कामरूप बुलाया था इसी को। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने अभी बात किया था
7वीं अनुसूची में क्या बात किया था दोस्तों? 7वीं अनुसूची में बात किया था संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बात किया था दोस्तों। अब बात करते हैं कि अभी भारतीय संविधान में जो है कितने सूचियाँ हैं, विषय सूचियाँ कितने हैं? तो 3 सूचियाँ हैं। 3 सूची में कौन कौन से हैं सूची? 1 मिनट। सूची है, सूचियों की संख्या कितनी है? तो 3 है। तो कौन कौन से हैं? संघ सूची जिस पर केंद्र कानून बनाते हैं, राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बनाते हैं, और एक होते हैं समवर्ती सूची। एक कौन से होते हैं? समवर्ती सूची जिस पर जो है केंद्र और राज्य जो है दोनों ही कानून बना सकते हैं, जिस पर जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि विषयों की संख्या जो है तीनों में कितनी है? तो संघ सूची में अगर बात की है दोस्तों तो लगभग इसमें 100 विषय है। लगभग कितने विषय हैं दोस्तों? 100 विषय हैं। और बात क्या है दोस्तों कि राज्य सूची में जो है 61 विषय है। राज्य सूची में कितने विषय हैं दोस्तों? 61 विषय है। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं दोस्तों? तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। चलिए एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, या फिर पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कुछ विषय को जो है राज्य सूची से जो है उठा करके समवर्ती सूची में रख दिया गया। कुछ विषय को जो है राज्य सूची से उठा करके समवर्ती सूची में रख दिया गया था, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। किसी भी चीज़ को अगर जोड़ना है तो उसके 42वें संविधान संशोधन होंगे। ठीक है ना। और 42वां संविधान संशोधन कहेंगे तो 1976 कहने का मतलब है 6 कैसे हुआ? तो 42 है तो 42 में 4 और 2 6, इसके डिजिट के सम को करेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 76 हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है ना। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है राज्य सूची के जो कुछ विषय को जो है समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया। तो कितने विषय थे दोस्तों? तो उसमें 5 विषय को जो है राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में जोड़ा गया। 5 विषय को जो है राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में ऐड किया गया। तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, 5 विषयों को जो है राज्य सूची से उठा करके समवर्ती सूची में रखा गया। वह कौन कौन से विषय हैं दोस्तों? तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर है सबसे पहला विषय शिक्षा को जो है राज्य सूची से उठा करके समवर्ती सूची में रखा गया, क्योंकि शिक्षा सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। शिक्षित होना सभी के लिए ज़रूरी है दोस्तों आज के समय में। दोस्तों बात करते हैं कि अगला जो है वन को हटा करके राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में रखा गया दोस्तों। आगे बात करते हैं कि नाप तौल को जो है राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में रखा गया दोस्तों। और आगे बात करते हैं दोस्तों वन्य जीव और पक्षियों के संबंध में जो है संरक्षण का जो प्रावधान को उठा करके राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है। और देखिए समवर्ती सूची कहने का मतलब है कि राज्य और केंद्र दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। अगर राज्य को लगेगा कि अगर कोई कानून अगर लगेगा कि समवर्ती सूची में ऐड करना तो कर सकता है, लेकिन केंद्र अगर पहले से बना रखा है कानून तो राज्य को बनाने का अधिकार नहीं है। या फिर केंद्र अगर उस पर कानून अगर बना रहा है, ठीक है ना, और उससे पहले राज्य बना दिया तो केंद्र जो है कानून, जब केंद्र का कानून बन के रेडी हो जाएगा तो राज्य का कानून अपने आप निरस्त हो जाएगा। ठीक है ना। ये कहता है समवर्ती सूची का कहना है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि 5वां में जो है न्याय का जो प्रशासन का उल्लेख जो है इसको जो है राज्य सूची से उठा करके समवर्ती सूची में रखा गया। अब इस 5 विषय में जो है केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर थे हमारे जितने भी आपको फैक्ट बताने थे दोस्तों, मैंने फैक्ट बताने का कोशिश किया दोस्तों, अनुसूचियाँ याद कराने का कोशिश किया, 22 भाषाओं का उल्लेख जो है उसके बारे में बताया दोस्तों। और हमारे जो 8 अनुसूचियाँ जोड़े गए दोस्तों, 8 अनुसूचियाँ जोड़े गए, केवल वो कुछ पार्ट बच गए हैं दोस्तों, उसको भी बता देता हूँ। चलिए अब इसमें देख लीजिए, एक बार रिवीजन के तौर पर देख लीजिए।
आप देख पाएंगे इसमें 9वीं अनुसूची जो है जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन यानी लैंड रिफॉर्म जो कानून बने थे दोस्तों, भूमि सुधार, वो 9वीं अनुसूची का विषय है दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय रख देते हैं उसमें जो संशोधित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे अभी देखिएगा कि जो मतलब आरक्षण से संबंधित होते हैं तो इसमें जो है 9वीं अनुसूची में रख दिए जाते हैं, जिसमें जो है कोई इस पर संशोधित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 9वीं अनुसूची में जो है आप बात करते हैं प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल रूप से मतलब अनुसूचियाँ कितने थे, तो 8 थे। तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन के द्वारा, कब? 1951 में जोड़ा गया। उसके बाद है 10वीं अनुसूची जो है अनुसूची 1952 अनुसूची थी, 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है। अब सबसे पहले बता देते हैं आपको कि सबसे हल्का जो है 10वीं अनुसूची है, ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये दल बदल कानून से संबंधित, प्रोविजन ऑफ डिफिसिट जिसको दल बदल बोला जाता है, ठीक है, दल बदलू। बात करते हैं 11वीं अनुसूची जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची जो है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 11वीं अनुसूची जोड़ा गया 1992 में जोड़ा गया दोस्तों। 1992 संविधान संशोधन कौन सा है दोस्तों? 1992। लागू कब हुआ? तो 1993 में। इसी के 1 साल के बाद लागू हुआ दोस्तों। इस 74वां संविधान संशोधन भी आप देख पाएगा। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह जो है पंचायत से संबंधित है, यह जो है पंचायत से संबंधित है। और पंचायत क्या होता है? गांव के जो प्रशासन का जो व्यवस्था होता है, यानी गांव के प्रशासनिक व्यवस्था का जो देख रेख करता है उसको पंचायत कहते हैं, ठीक है। और जो शहर का जो है प्रशासनिक व्यवस्था को देख रेख करता है उसे नगर पालिका कहते हैं, ठीक है ना। तो नगर पालिका या फिर नगर निकाय का जो है प्रावधान किस में है दोस्तों? तो 12वीं अनुसूची में है। और यह जो है किसके माध्यम से जोड़ा गया दोस्तों? तो 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ा गया। और यह जो है 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची लागू कब हुआ? तो 1993 में। लेकिन दोनों का लागू होने का डेट तो ठीक है, लेकिन दोनों का जो है संशोधन, एक है 11वीं अनुसूची का विषय है और एक जो है 12वीं अनुसूची का है। एक 73वां संविधान संशोधन है और एक जो है 74वां संविधान संशोधन है। अब बात करते हैं इसकी जो भाग है, तो 11वीं अनुसूची जो है भाग 9 में है, ठीक है। भाग 9 में कौन सा है? तो 11वीं अनुसूची कौन से भाग में है? तो भाग 9 में 11वीं अनुसूची है दोस्तों, ठीक है। और भाग जो है 9 के क में कौन है? तो 12वीं अनुसूची है दोस्तों, ठीक है ना। तो इतने सारे फैक्ट थे दोस्तों, इनको जानना बेहद ही आवश्यक था दोस्तों। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगर आपको पढ़ना होगा इस PDF को ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए साफ तौर पर पूरा लिखा गया है कि भारतीय संविधान में जो है 14 भाषा के अलावा अन्य 8 भाषाओं को किन किन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों, किन किन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। तो ये सारा यहाँ पर दिया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भारत की भाषाओं से संबंधित है दोस्तों। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषा को शामिल किया गया है। प्रारंभ में जो है 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी, ठीक है ना। प्रारंभ में जो है 14 भाषा हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित था दोस्तों। और बाद में जो है 15 नंबर पर आपको बताया गया था दोस्तों सिंधी भाषा आया, जो कि 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में आया दोस्तों। और कोंकणी हो गया, मणिपुरी हो गया, नेपाली हो गया, जिसको नमक के द्वारा बताया गया। 9 से नेपाली, म से मणिपुरी या क से कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया दोस्तों। कब जोड़ा गया था? तो 1992 में जोड़ा गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि 1992वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को शामिल किया गया, जिसको बोडमस से याद करते हैं, BODMAS, जिसको बोडमस से याद करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए कि कौन कौन से विषय को जो है राज्य से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। राज्य से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। आप सबसे पहले इसमें देखिए कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इन सभी कार्यक्रम प्रोग्राम को किया गया दोस्तों। इसमें 4 और 2 6 से याद कर लेंगे, 76, 6 से अंतिम में हो जाएगा 6, यानी 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। वे है शिक्षा है, वन है, नाप तौल है, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण है और
न्याय का प्रशासन से संबंधित ये सभी विषयों को जो है दोनों केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं दोस्तों। समवर्ती सूची में 100 विषय हैं, ठीक है। राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में 61 विषय है, ठीक है ना। और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100 विषय। बात की राज्य सूची में कितने विषय? तो 61 विषय। और समवर्ती सूची में कितने विषय? तो 52 विषय, ठीक है। ये तीनों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। देखिए हमारा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। यह सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? स्वतंत्र भारत में जो है राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी दोस्तों? इसका सही जवाब होगा 1952 में। 1952 में जो है राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन कहिए दोस्तों, या फिर किस संशोधन द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? 6 से 14 वर्ष, इसको बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षा है, ठीक है ना। और हायर एजुकेशन के लिए यह नहीं है, बिल्कुल यह प्रावधान जो है हायर एजुकेशन के लिए नहीं है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, नॉट हायर एजुकेशन, ठीक है। क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन को जो है फंडामेंटल राइट्स बनाया गया दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स बनाया गया, उसको जो है मौलिक अधिकार दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बिल्कुल ही अनिवार्य शिक्षा मिलेगा और फ्री में अनिवार्य शिक्षा मिलेगा, ठीक है। निःशुल्क भी है दोस्तों, यहाँ पर देख पाइएगा। तो कहा गया है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ा जाए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार, इसको ध्यान में रखिए, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है, इसको बता दें दोस्तों कि 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 में पारित हुआ दोस्तों, 2002 में पारित हुआ, जिसको कि है आर्टिकल जो है, आर्टिकल बात क्या है दोस्तों कि आर्टिकल है 21 के क में रखा गया, 21 के क में रखा गया दोस्तों। और इसके द्वारा जो है कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन, जितने भी चिल्ड्रेन हैं जो कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु है, उनको जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु, उनको जो अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया दोस्तों। और इसमें बात करते हैं दोस्तों कि यह जो है प्रारंभिक शिक्षा को जो है फंडामेंटल राइट्स बना दिया। प्रारंभिक शिक्षा को यानी प्राइमरी एजुकेशन जिसको बोला जाता है दोस्तों, प्राइमरी एजुकेशन को जो है यह फंडामेंटल राइट्स बना दिया दोस्तों। फंडामेंटल है, इसीलिए तो आर्टिकल जो 21 के क में आ रहा है दोस्तों। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स कौन से अनुच्छेद में, तो 12 से लेकर के 35 में जो है यह भाग 3 में आता है दोस्तों। 12 से लेकर के 35 तक में जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स आते हैं दोस्तों। और इसी में जो है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में क्या किया गया, आर्टिकल 21 के क में जो है कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस ऑफ एज अप टू 6 to 14 ईयर्स, ठीक है ना, 14 ईयर्स तक के बच्चों को। और इसमें और एक और आता है, ये दूसरे टाइप का है, इसको समझिएगा। 2009 में क्या किया गया था, 2009 में जो है बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था, निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था दोस्तों। 2010 में ये पारित हुआ था, ठीक है, ये 2010 में पारित हुआ था दोस्तों, 2010 में पारित हुआ था दोस्तों। और बात क्या है दोस्तों कि यह जो निःशुल्क शिक्षा था पहले, यह आर्टिकल 45 में आता था दोस्तों, जो कि डीपीएसपी भाग 4 के अंदर आता है, डीपीएसपी भाग 4 के अंतर्गत आता था दोस्तों। पहले ये डीपीएसपी भाग 4 के अंतर्गत आता था दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, 2002 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों,
अगला क्वेश्चन बोला गया दोस्तों कि संविधान के 74वें संविधान संशोधन यानी संविधान के जो है 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है। मदों कहिए या फिर विषयों की संख्या, इसको कहिए, इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट कहा जाता है। विषयों की संख्या बतानी थी कितनी है। तो 74वां संविधान संशोधन आपको सबसे पहले बता देते हैं दोस्तों, यह नगर पालिका से संबंधित है दोस्तों। और नगर पालिका में जो है कितने विषय हैं दोस्तों, तो 18 विषय को जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है। और पंचायत में अगर बात किया है दोस्तों, पंचायत जो है 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान से उसमें जो है 29 विषय है, ठीक है ना। तो 29 विषय है, तो इसका सही जवाब, और वह जो है कौन से अनुसूची में आता है दोस्तों, तो 11वीं अनुसूची में आता है, ठीक है ना। और भाग की अगर बात किया है दोस्तों, तो ये नगर पालिका जो है भाग 9 के क में आता है, ठीक है। इसको कभी कन्फ्यूज़न ना होइएगा दोस्तों, ठीक है ना। और विषय कितने हैं इसमें, नगर पालिका में 18 विषय है, और पंचायत को भाग 9 में रखा गया है, और 9 के क में कौन रखा गया है दोस्तों, नगर पालिका को रखा गया, ठीक है। इसमें देख पाएगा कि इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, 18, क्योंकि 18 विषय इसमें ऐड किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके दोस्तों। बोला गया है कि निम्नलिखित में से जो है कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है ना। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, ठीक है। और यह आप बताइए कमेंट्स करके जो है वो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। तो हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं दोस्तों कि यह अनुच्छेद 64 में कहा गया है। अनुच्छेद किसमें, 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा दोस्तों संसद। देखिए आपको बता देते हैं कि संसद को यह शक्ति प्रदान किया गया है दोस्तों। और इससे पहले बता देते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स जो है यह जो है लोगों को क्या करता है, यह लोगों के विकास के लिए है, ठीक है ना। लोगों की विकास हो इसके लिए फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है। अब लोगों का विकास कैसे होगा, अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा दिया जा रहा है, इसी मौलिक अधिकारों के तहत दिया जा रहा है। तो इससे तो लोगों का विकास ही तो हो रहा है दोस्तों। तो इसमें जो है आप बता देते हैं कि लोगों का विकास के लिए किया गया है, लेकिन उचित प्रतिबंधों के, उचित मतलब मानदंडों के आधार पर जो संसद इस पर क्या कर सकते, युक्त प्रतिबंध लगा सकता है दोस्तों, ठीक है। जो कि संविधान इनको जो है, संविधान क्या करता है, संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वो जो है फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, या फिर कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, संसद इसका सही जवाब होगा, संसद इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को डैश के प्रति जवाबदेह बनाया गया है दोस्तों। ऐसे हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो है केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कोई काम कर सकता है, ठीक है ना। या फिर इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम अपने ऑप्शन को अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसमें दिया गया ऑप्शन में केवल सर्वोच्च न्यायालय, अगला देखिएगा कि भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश, जिसको CJI कहा जाता है दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे कहा कि या तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के प्रति, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपने शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, और जवाबदेही भी उसी पर तो होंगे जवाबदेही, क्योंकि उसके कहने पर कार्य कर रहे थे, जवाबदेही तो उन्हीं के प्रति होंगे ना। तो हमारा सही जवाब होना चाहिए था मंत्रिपरिषद, ठीक है ना। इसमें जो कि नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका सही जवाब होगा, दोस्तों वायसराय होगा, ठीक है ना। वायसराय इसका सही जवाब होगा, गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कहिए। देखिए
आपको बताते हैं कि 1935 का जो यह अधिनियम आपको दिख रहा है दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो है, उस समय तो वायसराय ही होते थे ना दोस्तों, वायसराय ही होते थे, ठीक है। पहले हुए, उससे पहले वायसराय, भारत का वायसराय, ठीक है ना, गवर्नर जनरल, ठीक है ना, गवर्नर जनरल ऐसे करके हुआ करते थे दोस्तों, ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है 1935 में जो है, अब तो भारत जो है आज़ाद 1947 में जो भारत आज़ादी की तरफ बढ़ गया दोस्तों, यहाँ पर देख पाइएगा। तो इस समय कौन चलेगा दोस्तों, तो वायसराय चलेंगे, ठीक है, वायसराय चलेंगे। अब बात करते हैं कि इस अधिनियम के तहत जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया, ठीक है ना। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया। कैसे बंटवारा किया गया था दोस्तों, आपको बता देते हैं कि राज्य में जो है, उस समय जो है राज्य में जो है द्वैत शासन लगे हुए थे, ठीक है ना। राज्य में जो है दोहरी शासन चल रहे थे, तो राज्य के जो दोहरी शासन उसको हटा करके, ठीक है, और केंद्र में जो है इसको द्वैत शासन को लगा दिया गया, ठीक है ना। केंद्र में जो है द्वैत शासन को लगा दिया गया, जैसे कि एक केंद्र में होंगे, ठीक है, और एक राज्य में होते। ये द्वैत शासन की यह प्रणाली 1935 में लागू हुआ, ठीक है ना। तो यही कहा गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो है किसे प्रदान किया गया, तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है किसको प्रदान किया गया था, तो वायसराय को प्रदान किया गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, फैक्ट को देखते हैं कि संविधान सभा की जो है 15 महिला सदस्य है दोस्तों। संविधान सभा में जो है कितनी महिला सदस्य थे दोस्तों, तो 15 महिला सदस्य थे दोस्तों। और इनके नाम जो है एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में PYQ में ये क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन जैसे ही होगा तो इसमें इसमें होगा संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थी और कौन कौन थी, उसमें छांटना रहेगा कि ये कौन कौन नहीं थी, तो उसको छांटना है दोस्तों। तो इसमें देख पाएगा कि 15 महिला सदस्य कौन कौन थी, ये देख लीजिएगा तो अपने पता चल जाएगा कि कौन नहीं थे, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि दुर्गा भाई देशमुख जो है ये महिला सदस्य है दोस्तों, संविधान सभा के महिला सदस्य है दुर्गा भाई देशमुख। इसको 1 से 2 बार हमारे साथ बोलने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना। आगे देख पाए कि राजकुमारी अमृत कौर, कोई अमृता कौर भी कह देता है, लेकिन राजकुमारी सही मायने में कौन सा है, राजकुमारी अमृत कौर है। तीसरा कौन सा है, हंसा मेहता है। तीसरा कौन है, हंसा मेहता है दोस्तों। और चौथा कौन है, बेगम एजाज रसूल, ठीक है। पांचवा कौन है, अम्मू स्वामीनाथन। ये सेम वैसे ही हैं, इसरो के जो है MS स्वामीनाथन वैसे करके हैं। अम्मू स्वामीनाथन आप देख पाइएगा, अम्मू स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन की तरह है वो, हरित क्रांति वाले, वो इसरो वाले तो है विक्रम साराभाई। और इसमें देख पाएगा कि सुचिता कृपलानी है दोस्तों। अगला देख पाइएगा दोस्तों, दक्षिणायनी विलायुधान है दोस्तों। अगला है रेणुका राय है दोस्तों। अगला है पूर्णिमा बनर्जी, जैसे ममता बनर्जी वैसे ही पूर्णिमा बनर्जी है। रिलेट करने का तरीका है, बस ऐसे याद करेंगे। आगे देख पाएगा दोस्तों कि 10वां नंबर में है एनी मस्करीन है दोस्तों। 11वां नंबर पर कौन है, कमला चौधरी याद रखें, कमल चौधरी से याद रखिएगा दोस्तों, कमल का फूल है। अगला देख पाएगा कि 12वां नंबर में लीला, इसी को बोला था लीला या फिर नाग राय, ठीक है ना, लीला कहिए या फिर नाग राय कहिए, इन्हीं को बोला जाता है दोस्तों। अगला है मालती चौधरी है दोस्तों। ये 2 चौधरी आ गया, कमला चौधरी या मालती चौधरी। अगला है सरोजनी नायडू, ठीक है। ये पहली भारतीय भी थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी, ठीक है, 1923 में। अगला है देख पाएगा 15 नंबर विजया लक्ष्मी पंडित। 15 नंबर कौन है, विजया लक्ष्मी पंडित। एक बार फास्टली देखिए, 15 नंबर विजया लक्ष्मी पंडित है, उससे पहले सरोजनी नायडू है, उससे पहले मालती चौधरी है, उससे पहले कौन है, लीला नाग राय है। आगे देखिए कमला चौधरी है, एनी मस्करीन है और पूर्णिमा बनर्जी है, रेणुका राय है, दक्षिणायनी विलायुधान है, ठीक है। आगे देखिए सुचिता कृपलानी है, अम्मू स्वामीनाथन है, बेगम एजाज रसूल है, हंसा मेहता है,
राजकुमारी अमृत कौर है, दुर्गा भाई देशमुख है। ठीक है, ये 15 सदस्य जो है संविधान सभा के महिला सदस्य है। ठीक है ना। अब चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जिसका डर था वही आ गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? संविधान सभा की महिला सदस्य, इस पर गौर करिए, नहीं थी। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी आप लोग पढ़ लेते हैं थी और मार के आते हैं गलती। ठीक है, चलिए इसमें देखिए कि ऑप्शन को देखना है इसमें। ठीक है, ऑप्शन को देखना है, आंसर नहीं देखिएगा। देखिए इसमें सबसे पहला ऑप्शन देखो है दक्षिणायनी वेलायुधन। वेलायुधान था वहाँ पर, यहाँ पर धन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। वेलायुधान आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, बेगम एजाज रसूल ये भी है, एक मुसलमान टाइप का नाम था उसमें। ठीक है, और लीला राय भी है इसमें, लीला राय भी थी। और नेनली सेनगुप्त ये थी क्या? ये नहीं थी। तो नेनली सेनगुप्त नहीं थी। ये बाकी सब तो आपको दिख ही गया था उसमें, आपको पिछला PDF में अभी दिखाए हैं। अभी जस्ट इस क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम उसको फैक्ट को बताए हैं। अगर नहीं देखे हैं कोई तो देख लीजिए, उसमें 15 का नाम है, याद भी करा दिए हैं। देखिए ये तीनों थी, ऊपर से तीनों थी, और ये D नंबर नहीं थी। तो D नंबर नेनली सेनगुप्त नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख पाएगा कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस इसका सही जवाब होगा। केशवानंद भारती केस इसका सही जवाब होगा दोस्तों। इसमें 13 जजों के जो बेंच थे दोस्तों, इसमें 13 जजों के बेंच थे, उन्होंने संवैधानिक पीठ, ये इसको बोला जाता है दोस्तों 13 जजों के जो संवैधानिक पीठ थे, उन्होंने ये फैसला दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। बातों को गौर से ध्यान कीजिए। प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल जो है प्रस्तावना जो संविधान का हिस्सा है, और इसे जो है संशोधित किया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है दोस्तों? अमेंडमेंट कैन बी अमेंडमेंट टू द प्रीएम्बल। ठीक है ना, प्रीएम्बल को क्या किया जा सकता है दोस्तों? तो संशोधित किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यह जो है मूल संरचना, इसका जो है मूल संरचना जो है, संरचना का सिद्धांत जो है केशवानंद भारती मामले से प्रभावित हुआ। ठीक है ना, केशवानंद भारती मामले से प्रभावित हुआ दोस्तों, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना को क्या किया जा सकता है दोस्तों? संशोधित किया जा सकता है। और यह 13 जजों के, सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला को केशवानंद भारती केस में सुनाया है दोस्तों। ठीक है, इसमें इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब होगा केशवानंद भारती केस इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आप यहाँ देख भी पाएंगे कि उत्तर में दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन कहता है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट, इस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेगा। स्वतंत्र भारत की जो है पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल, ये दोनों जो है विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था दोस्तों? पोर्टफोलियो किसके पास था दोस्तों? जैसे कैबिनेट होते हैं, अभी तो कैबिनेट मंत्रालय में बहुत सारे मंत्रियां होती हैं, बहुत सारे मामले होते हैं, वो किसके अंडर में आते हैं? जैसे कानून मंत्री हो गए। तो उसी तरीके से इसमें देख पाएंगे कि दोस्तों विदेश मंत्री है और राष्ट्रमंडल से संबंध का जो पोर्टफोलियो किसके पास था दोस्तों? तो स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं के पास यह मंत्रालय था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसके डिटेल सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जो है 15 अगस्त 1947, जवाहरलाल नेहरू जो है 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, और उन्होंने अपने कैबिनेट के लिए 15 अन्य सदस्यों का चयन किया। अपने कैबिनेट के लिए 15 अन्य सदस्यों का चयन किया। उन्होंने 3 सरकारी पोर्टफोलियो अर्थात जो है इसमें देख पाएगा कि वैज्ञानिक अनुसंधान, 3 सरकारी पोर्टफोलियो में कौन कौन है दोस्तों? पहला है वैज्ञानिक अनुसंधान है दोस्तों। दूसरा देख पाएगा दोस्तों कि विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल संबंधों का प्रभार संभाला था दोस्तों। 3 याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहला वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित दोस्तों, और दूसरा है विदेश मंत्रालय, और तीसरा है राष्ट्रमंडल संबंधों का प्रभार संभाला था दोस्तों। ठीक है,
इस प्रकार से हमारा आंसर कौन होगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब होगा। इसमें देख पाएगा कि 11 नंबर विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल संबंध है दोस्तों, और एक कौन सा नहीं था दोस्तों, वैज्ञानिक संबंधों, वैज्ञानिक अनुसंधान इसमें नहीं है। तो 3 पोर्टफोलियो उनको मिला था जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों को जो है निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था दोस्तों। साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था दोस्तों। साइमन कमीशन की जो सिफारिश थी दोस्तों, इसको भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था दोस्तों। 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब होगा। इसमें देख पाइएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब, भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यकाल बनाया। उच्चायुक्त का क्या बनाया दोस्तों, तो नया कार्यकाल बनाया, और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है ना। भारत के किसके द्वारा, तो राज्य सचिव के द्वारा कुछ कार्य को स्थानांतरित कर दिया गया दोस्तों। इसमें जो स्थानांतरित किया गया था दोस्तों, इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935, यह कौन सा अधिनियम था दोस्तों, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का जो नया कार्यकाल बनाया गया, उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया, ठीक है ना। कौन किया हस्तांतरित, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 इसका सही जवाब 1919 होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। स्थानांतरित करने वाला कौन है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। सही उत्तर कौन है दोस्तों, तो 1919 इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख पाएगा दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया दोस्तों कि नए राज्य के निर्माण या फिर राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधित की आवश्यकता है, ठीक है ना। इसमें बोला गया है कि जी कौन सा मतलब अनुसूची जो है जिसमें संशोधित कर सकते हैं, जैसे कि मान के चले कि हमको नया राज्य बनाना है, ठीक है ना, तो कौन से मतलब अनुसूची में संशोधित करके बना सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा जो है अनुसूची फर्स्ट में ही कहता है भारत और उसके 28 राज्य को दर्शाता है दोस्तों। पहला अनुसूची जो है भारत और उसके जो है 28 राज्य। अब इसमें 28 के जगह पर 29 होगा तो ये पहले अनुसूची में ना आएगा, चाहे 28 के जगह पर 30 हो जाएगा तो ये पहले अनुसूची में आएगा। तो इसमें कहा गया कि नए राज्य के निर्माण या फिर नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधित की आवश्यकता है या फिर होती है, ठीक है ना। तो अनुसूची कौन सा है दोस्तों, अनुसूचित पहला होगा। अनुसूची कौन सा होगा दोस्तों, पहला होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देख पाएगा कि मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मौलिक अधिकार, इसको सबसे पहले समझ लिए, मौलिक अधिकार यानी FR फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि सबसे पहले बोला गया दोस्तों कि इन्हें जो है निलंबित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल निलंबित किया जा सकता है दोस्तों, जब राष्ट्रीय आपात लगते हैं दोस्तों तो इसको निलंबित कर दिए जाते हैं दोस्तों। अगला कहा गया है कि इन्हें जो है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है। बी नंबर ऑप्शन में कहा गया है इन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है। तीसरा देखिए, इन्हें जो है प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है। और चौथा देखिए, आपातकाल के दौरान जो है इन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा, आपातकाल के दौरान इसे निलंबित किया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, आपातकाल के दौरान इसे निलंबित किया जा सकता है। किसे, तो FR यानी फंडामेंटल राइट्स को जो है आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देख पाइएगा कि राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व जो है को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। नीति निर्देशक कहने का मतलब DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। तो इसको जो है आपको बता दें कि यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना।
आगे आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना की भाषा, जैसे हम प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देख पाइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है दोस्तों। कौन सा जो है विश्व का सबसे पहला और सबसे पुराना संघ है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा USA। इसका सही जवाब होगा दोस्तों USA जो है विश्व का पहला संघ है दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि दोस्तों कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है। मतलब लाभ का पद क्या हो सकता है, ये कौन तय करता है। ये मानदंड जो है संसद तय करता है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा संसद। लाभ का पद कौन सा है कौन सा नहीं कौन तय करता है, तो संसद इसको तय करता है दोस्तों, ठीक है। इसका सही जवाब होगा संसद, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देख पाइएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आगे कि संविधान का कौन सा भाग जो है संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। संविधान का जो है कौन सा भाग, इसमें भाग पूछा गया है कि संविधान का कौन सा भाग जो है अधिकारियों, संसद का संगठन, संरचना, अवधि, कितना अवधि होगा, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकारों, शक्ति आदि से संबंधित है दोस्तों। इसका सही जवाब होना चाहिए दोस्तों भाग 5 में इसका उल्लेख है। भाग 5 में इसका उल्लेख है, तो इस प्रकार सही जवाब होना चाहिए भाग 5 होना चाहिए सही जवाब। देखिए दोस्तों भाग 5 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन कोई नहीं है तो ऑप्शन बी में जोड़ लीजिए, भाग 5 जो है इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख पाएंगे प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। प्राक्कलन, इस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। इसका सही जवाब होना चाहिए दोस्तों संसद ही करता है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा संसद। लोकसभा के अध्यक्ष सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष। दो ऑप्शन में है लोकसभा के अध्यक्ष, तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन सी, दोनों सही है, ठीक है ना। एक ही चीज़ लिखा हुआ है ना। सही जवाब क्या है इसमें, लोकसभा के अध्यक्ष जो है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे दोस्तों कि जनहित याचिका की अवधारणा। जनहित याचिका मतलब, जनहित का मतलब होता है कि लोगों के हित की जो है अवधारणा जो है किस देश में उत्पन्न हुआ दोस्तों। तो इसका सही जवाब होना चाहिए अमेरिका, USA, अमेरिका होना चाहिए, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए अमेरिका इसका सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन डी में USA लिखा हुआ है, USA ये होना चाहिए। UAS कुछ होता है क्या, UAS कुछ नहीं होता है, USA होगा, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है। आप आंसर भी देख सकते हैं कि इसमें आंसर में सही है अमेरिका होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख पाइए कि राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है। अब बता देते हैं कि राज्यपाल जो होते हैं, अब तो राज्यपाल जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति है, वैसे ही राज्य में क्या है राज्यपाल है, ठीक है ना। तो राज्यपाल की जो है उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। अगर 35 वर्ष से कम है तो वो राज्यपाल नहीं बन सकता है, और 35 वर्ष है तो वो राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। अगला देख पाइएगा दोस्तों कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन में जो देगा, देखिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो बिल्कुल सही होना चाहिए। 45 वर्ष की आयु पूरी होना चाहिए, 35 वर्ष में बन जा रहा है तो 45 की क्या ज़रूरत। तो ऑप्शन इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अब मिला सकते हैं कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना। राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं। राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य में जो चुनाव आयुक्त होते हैं दोस्तों के संबंध में
राज्यपाल की क्या शक्तियाँ हैं। राज्य में जो चुनाव आयुक्त होते हैं ना दोस्तों, वो जो है नगर पालिका वगैरह का जो होता है वो वोटिंग कराते हैं, तो राज्य चुनाव आयुक्त के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियाँ हैं। पहला ऑप्शन बोला गया है कि वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, बिल्कुल नहीं। अगला देख पाइएगा कि वह जो है राज्य चुनाव आयुक्त के जो है कार्यालय का कार्यकाल तय करता है। हाँ बिल्कुल, ये कार्यालय का कार्यकाल तय करता है, इसका सही जवाब होना चाहिए दोस्तों। आगे इसमें देख पाइएगा कि वह जो है चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं कर सकता, वह राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता है दोस्तों, ये गलत है। ये सब सही कौन है दोस्तों, तो वह जो है राज्य चुनाव आयुक्त के जो है कार्यकाल का जो है कार्यालय का कार्यकाल जो है तय करता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इसमें देख पाएगा वह जो है राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है। मुख्यमंत्री यानी सीएम, राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं दोस्तों, उसके वेतन भत्ते को कौन तय करता है, वेतन भत्ते को कौन तय करता है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए राज्य विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब है विधान परिषद, और विधानमंडल इसको करेगा राज्य विधानमंडल। इसमें विधानमंडल में कौन कौन आता है, तो विधान परिषद आ जाएगा और विधानसभा आ जाएगा, दोनों आएगा, विधान परिषद और विधानसभा आ जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब देख पाइएगा ऑप्शन में राज्य विधानमंडल इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख पाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि याद करेंगे कि दोनों का अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सा आता है। तो हम तो एक जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट इसका संरक्षण करता है, लेकिन आर्टिकल जो है 226 के तहत हाई कोर्ट भी तो इसका संरक्षण करता है। तो इस प्रकार से बात करें थे दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है ये, ठीक है। कौन, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ऑप्शन ए में देख पाएंगे आप, ऑप्शन ए में जो बोल रहा है कि संविधान के उल्लंघन से संरक्षण बिल्कुल नहीं, केंद्र और राज्य के बीच विवाद बिल्कुल नहीं, राज्य मौलिक अधिकारों का संरक्षण। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे। मतलब ग्राम न्यायालय को क्यों स्थापना किया गया था, इसका कारण क्या था दोस्तों। तो पहला ऑप्शन बोला जा रहा है गरीबों और वंचितों को न्याय तक पहुंचाना, बिल्कुल सही। गरीब और वंचित जो है वो न्याय उनको मिल सके, जिसके लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना किया गया, ये सही होना चाहिए दोस्तों। अगला देख पाएगा दोस्तों, भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालयों पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया। रिपोर्ट नंबर कौन सा था दोस्तों, तो 114वां नंबर रिपोर्ट था दोस्तों। किसका, तो विधि आयोग का। विधि आयोग कहने का मतलब है कि लॉ मिनिस्टर का, ठीक ना, लॉ कमीशन का, ठीक। अगला देख पाए कि गरीबों को न्याय उनके द्वार पर, ठीक है ना, मतलब गरीबों को मतलब न्याय मिले उनके द्वार पर, मतलब उनके घर पर ही रहकर उनको न्याय मिल जाए, बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि ग्राम का मतलब ही है घर, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे दोस्तों कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों सही है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, जिसमें होगा ऑप्शन डी, इस प्रकार से सही है। 1 2 3 तीनों सही है दोस्तों। तो उत्तर सही कौन कौन सा है दोस्तों, तीनों हमारा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देख पाएंगे कि ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है। ग्राम न्यायालय किसके द्वारा निर्देशित होता है, दिशा निर्देश किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों। इसमें सबसे पहला बोला गया है दोस्तों कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। अगला है देख पाएंगे दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय
दंड संहिता है, इसके द्वारा किया जाता है। या फिर अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1888 के द्वारा। देखिए हम बताते हैं आपको कि यह जो है ग्राम न्यायालय की जो है निर्देशित किसके द्वारा किया जाता है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत इसके द्वारा क्या किया जाता है, निर्देशित दिया जाता है, ठीक है ना। देख लीजिए इसमें इसका सही जवाब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत इसके द्वारा क्या किया निर्देशित किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन देख पाएगा दोस्तों कि पेशा अधिनियम जो है या फिर विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था दोस्तों। आपको बता देते हैं कि पेशा इंग्लिश में लिखते हैं दोस्तों PESA, पेशा। पी का मतलब होता है पंचायत, ठीक है, पी का मतलब होता है पंचायत, ई का मतलब होता है एक्सटेंशन, ठीक है। एस का मतलब शेड्यूल, ए से होता है एरिया। पेशा एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। पेशा क्या होता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसमें देखा जाए इसको जो है अधिनियमित कब किया, 1996 में इसको अधिनियमित किया गया था दोस्तों, 1996 में इसको अधिनियमित किया गया था। इसमें देखिए ऑप्शन में कोई दिया है 1996 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि अधिसूचित क्षेत्र जो है समिति द्वारा अधिसूचित क्षेत्र समिति के द्वारा जो है दोस्तों किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है, किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है, संभाला जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अब औद्योगिकीकरण के कारण जो है तेज़ी से विकासशील शहर का जो है इसके द्वारा क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है या फिर देख रेख किया जाता है कहिए तो। और राज्य सरकार के द्वारा जो है महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर, जो राज्य सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण माना जा रहा है उन शहरों का भी देखभाल इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। क्या नाम है इनका, तो अधिसूचित क्षेत्र समिति के द्वारा इनका संरक्षण या फिर प्रशासनिक किया जाता है, प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही होने चाहिए, तो ऑप्शन सी इस प्रकार से दोनों सही है, ठीक है ना, दोनों सही है तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए अगला बोला गया दोस्तों कि स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई। स्थानीय सरकार की जो है लोकल गवर्नेंस यानी स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई, तो इसका सही जवाब होना चाहिए दोस्तों। इसमें ऑप्शन देख पाएगा कि ऑप्शन ए में कहा गया 1947, ऑप्शन 47 नहीं होगा दोस्तों, 50 भी नहीं होना चाहिए, 54 होना चाहिए, ठीक है ना, 45 भी नहीं होगा। देश आज़ाद से पहले कैसे हो जाएगा ये सब, तो इस प्रकार से। और इस समय जो है जब हमारा 1950 में क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ, तो उस समय भी नहीं होगा, उसके बाद ना आएगा लोकल गवर्नेंस बाद में ना आएगा, तो 1954 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से 1954 इसका सही जवाब है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है दोस्तों ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, और भी BPSC। आगे बात करते हैं दोस्तों कि अंडमान और निकोबार जो है द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय, इसमें देखिए किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। आपको सबसे पहले बात करते हैं कि अभी जो है वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, कमेंट करके बताइए। अभी वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, 25 है दोस्तों, ठीक है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ, 1916 में हुआ। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ, 1916 में हुआ, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। देखिए यह जो है देख पाएंगे अंडमान निकोबार जो है आप देख पाइएगा ये गड्ढा में जो गिरल है, इन्हें कारी जो अंडमान निकोबार है ये जगह जो है बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा भारत है। तो इन्हें कारी जो बंगाल की खाड़ी थे कलकत्ता के द्वारा ये जो है संचालित हो रहा है, ठीक है। ये उच्च न्यायालय कलकत्ता के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो कलकत्ता ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है, ठीक है, कलकत्ता इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालयों को जो है विनियमित करने का प्रावधान है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में देख पाइएगा दोस्तों कि आर्टिकल 233 से लेकर के 237 तक जो है अधीनस्थ न्यायालय को विनियमित करने का अधिकार दिया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, 233 से लेकर के 237 आर्टिकल के में जो है अधीनस्थ न्यायालय को विनियमित करने का अधिकार दिया गया है। देखिए ऑप्शन
233 से 237 इसका सही जवाब है, तो ऑप्शन ए में है 233 से 237। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख पाएगा कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद जो है समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता, मुफ्त में जो है आप कानून की सहायता ले सकते हैं, यानी जिसको कहा जाए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है, मतलब सभी को न्याय मिले इसको गारंटी देता है। कौन से अनुच्छेद देता है? तो इसका सही जवाब होगा 39 का ए होना चाहिए। 39 का ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी 39 का ए इसका सही जवाब होगा, जिसमें कहा गया है सभी नागरिकों को जो है निःशुल्क मतलब जो है कानूनी सहायता मिल सकता है, ठीक है, और निःशुल्क जो है कानूनी सहायता मिल सकता है। और क्या हो सकता है? कमज़ोर वर्गों के लिए है ये, ठीक है ना, कमज़ोर वर्गों के लिए और गरीब के लिए, ठीक है, मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करना है और न्याय को सुनिश्चित करना है। गारंटी टू इट्स मतलब लीगल एक्शन कोई भी अगर ले रहे हैं मतलब उसको न्याय होना चाहिए, उसके प्रति जो है अन्याय नहीं हो, इसके लिए उसको गारंटी देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 39 का क, जिसको ए भी बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, क ख जो भी रहेगा ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय जो है पर्यवेक्षण के तहत जो है जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होनी चाहिए। देखिए अब देखिए विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर ये जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए। अब इसका जो है सिद्धांत दिया था दोस्तों, आप देख पाएंगे कि अशोक मेहता समिति जो है, अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर जो है ये किया गया था, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान है? देखिए 73वां संविधान संशोधन जैसे बोलेंगे तो पंचायत से संबंधित है, ठीक है, पंचायत से। 74वां संविधान संशोधन बोलेंगे तो नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है, तो 73वां इसमें बोला गया तो ये पंचायत से संबंधित है। देखिए इसमें कौन में पंचायत बोला गया है। अगला बोला है कि इसमें ऑप्शन ए में बोला गया कि किसी गाँव या गाँव के समूह में ग्राम सभा का आयोजन। दूसरा बोला गया है ग्राम हो गया मध्यवर्ती जिला स्तर पर पंचायत की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। अगला देख पाएगा कि ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्ति और कार्य प्रदान करना, ठीक है, ग्राम सभा को जो है ग्राम स्तर पर शक्ति और कार्य प्रदान करना। नीचे दिए गए कूट को सही विकल्प के आधार पर चयन करना है, तो आप देख पाएगा दोस्तों कि इसमें जो है ऑप्शन ए में कहा है केवल एक। आप इसमें देख पाएगा कि आपको एक चीज़ आपको दिख रहा है क्या? आपको एक चीज़ दिखना चाहिए कि इसमें देख पाएगा कि किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का आयोजन, आप ग्राम सभा का आयोजन कर सकते हैं, ठीक है ना, ग्राम सभा के ग्राम पंचायत का उसका आयोजन कर सकते हैं, तो ये सही होना चाहिए, ठीक है। पंचायत के सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव ये भी होना चाहिए, तो ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ए और बी दोनों सही है, ठीक है ना, केवल 1 और 2 सही है, ठीक है। सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क, ठीक है ना, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जिसको शॉर्ट में बुलाया था दोस्तों सीसेट बुलाया था, का गठन कब किया गया था? दोस्तों सीसेट का गठन जो है 1982 में किया गया था। सीसेट का गठन कब किया गया था दोस्तों? 1982 में। इसी का फुल फॉर्म दिया है सीमा शुल्क उत्पाद और शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसको सीसेट बोला जाता है, ठीक है। गठन कब किया गया था? 1982 में किया गया था। ऑप्शन में है कोई भी 82, ऑप्शन 82 1982 में किया गया था, ठीक है। देखिए सही जवाब 82। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेशनल ग्रीन
ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है NGT, ठीक है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली इसका सही जवाब होगा। ये पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो भारत का वित्त आयोग जो होते हैं उनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, परिसीमन आयोग अगर कोई निर्देश अगर जारी कर दिया, ठीक है ना, कोई आदेश अगर जारी किया गया तो कोई इसको जो है किसी न्यायालय में जो है चुनौती नहीं दिया जा सकता, किसी भी न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन ए में कहा है उसी के लिए गठित समिति द्वारा उनकी जांच की जाती है। अगला बोला गया कि वे न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। आगे देखिए, वे अंतिम है और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब उनकी जो आदेश होती है वो अंतिम आदेश होती है, अंतिम रूप से आदेश होती है और किसी भी न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए, वे अंतिम और किसी भी न्यायालय में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। क्वेश्चन, किस अधिनियम के कारण जो है राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया, राज्य सूचना आयोग का गठन किया। सूचना आयोग कहने का मतलब है दोस्तों इंफॉर्मेशन के लिए। ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, देख पाए कि 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा ही उसका भी गठन किया गया था, ठीक है ना। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राज्य के जो है महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है। देखिए, राज्य में जो है महाधिवक्ता होता है और केंद्र में जो है महान्यायवादी होते हैं, ठीक है ना। तो राज्य में जो महाधिवक्ता होते हैं उनको हटाने का अधिकार जो है राज्य में राज्यपाल को होता है और केंद्र में, देखिए, राज्यपाल इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन दोस्तों देख पाए कि निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है, CVC बोला जाता है शॉर्ट में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, CVC बोला जाता है दोस्तों। और इंग्लिश में अगर बात किया है दोस्तों इसका फुल फॉर्म, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको हिंदी में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बोला जाता है। इसको हटाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को होता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति को होता है, ये केंद्र में होते हैं। आगे देखिए दोस्तों कि किस वर्ष जो है भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज नामक भाषाओं की नई श्रेणियां बनाने का निर्णय लिया। क्लासिकल भाषा बनाने का एक नया श्रेणी बनाने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था दोस्तों, इसका सही जवाब होगा दोस्तों 2004 में लिया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 2004 में जो है एक नया श्रेणी बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसको क्लासिकल लैंग्वेज की श्रेणी बनाने का श्रेणी बनाने का निर्णय 2004 में लिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख पाएंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो देखिए, शास्त्रीय भाषा को दर्जा जो देख पाएंगे दोस्तों का दर्जा, संस्कृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है और कन्नड़ को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। अगला है मलयालम को भी मिला है। तो इस प्रकार से चारों सही होना चाहिए दोस्तों। तो नीचे दिए गए में सही विकल्प का चयन क्या, देखिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब 1 2 3 4। मलयालम भी सही होगा, इसका कन्नड़ भी होगा दोस्तों, तमिल भी होगा, संस्कृत भी होगा, ठीक है। मलयालम, कन्नड़ और तमिल और संस्कृत, ये तीनों चारों ऑप्शन में था, तो चारों सही है, ठीक है ना। अगला देख पाया कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए जो है शैक्षिक
शैक्षिक जो है अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान है दोस्तों? यानी उसको शैक्षिक अनुदान के संबंध में किस संविधान के किस मतलब आर्टिकल में उसका उल्लेखित किया गया, ठीक है, प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 337 होगा, ठीक है ना। एंग्लो इंडियन ये कहा गया, ठीक है ना। एंग्लो इंडियन हमारे जो है लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन होते हैं दोस्तों? तो 543 तो उसमें तो उन्हीं एंग्लो इंडियंस को जो है 333 आर्टिकल में शैक्षणिक अनुदान का जो है संबंध में जो है संविधान के भाग जो है संविधान के जो है अनुच्छेद 337 में इसका प्रावधान किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि किस वर्ष में जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शारीरिक जो है स्वायत्तता एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आता है, ठीक है ना, और निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है। निजता यानी राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसको जो है यह फैसला को 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था दोस्तों, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, 2017 में इसको सुनाया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि पौधे किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था दोस्तों? पौधे किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? 2001 में आया था दोस्तों। तो 2001 जिसमें होगा वो सही जवाब होगा। इस प्रकार ऑप्शन सही जवाब, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया दोस्तों? यह लागू कब हुआ था दोस्तों? 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब होना चाहिए, इसका सही जवाब होना चाहिए दोस्तों 1948 इसका सही जवाब होना चाहिए, ठीक है ना। न्यूनतम मजदूरी मतलब मिनिमम कितना पैसा आपको देना है लेबर को, यह अधिनियमित कब किया गया था? 1948 में, ठीक है दोस्तों। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको भरवाली हम लोग देखेंगे। भरवाली मतलब उसको मतलब देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो होता है सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। कॉलेजियन सिस्टम तो कॉलेजियन सिस्टम ही है, ठीक है। नियुक्ति करने का मतलब है उनको जो है अंतिम रूप से हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति देते हैं उनके नाम को, तब जाकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किस संस्था को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया? देखो नीति आयोग का जो गठन किया गया दोस्तों मोदी जी के आने के बाद किया गया था दोस्तों, और योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग आया। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था दोस्तों। इसके हेड जो होते हैं पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग इसका सही जवाब। उसके स्थान पर नीति आयोग। अगला देखो दोस्तों अपनी जो है आयु तक पद पर बने रहते हैं, ठीक है। कितने आयु तक मतलब? तो अगर इसमें ऑप्शन देखिए दोस्तों तो 62 है, 65 है, इस तरीके से दिया है ना दोस्तों। लेकिन देखिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त अगर देगा दोस्तों तो 6 वर्ष होना चाहिए। 6 वर्ष वो अपने पद पर 6 वर्ष होना चाहिए। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष, ये दोनों में से कोई पहले हो जाएगा तो पद से हट जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख पाएगा दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति इसका सही जवाब होगा। भारत के राष्ट्रपति, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के पढ़िए क्वेश्चन। स्वतंत्र आधुनिक भारत के जो है इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो देखिए पहले गैर कांग्रेसी अगर बात किया दोस्तों तो सबसे पहले अगर बात किया तो मोरारजी देसाई जो है ये गैर कांग्रेसी थे, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। मूल जो है लोकसभा वाद विवाद जो बातचीत होते हैं, कन्वर्सेशन होते हैं दोस्तों, किस भाषा में मुद्रित होते हैं, संचालित होते हैं? तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होते हैं, अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों में होते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में दोनों में है, या फिर देखिए ऑप्शन डी में दिया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया है, तो दोनों में होते हैं संवाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए यहाँ पर, उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पर देख पाइएगा कि दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की जो है संसदीय सीटों में राज्यसभा की संख्या कितनी? राज्यसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 31 है, ठीक है। राज्यसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31 है। लोकसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में, लोकसभा की सीटों की संख्या यूपी में 80 है। और विधानसभा की सीटों की संख्या 403 है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। 403 विधानसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में, लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31 है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि भारत में जो है मतदाता की न्यूनतम आयु, भारत में जो है मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है दोस्तों। पहले 21 वर्ष थी, ठीक है। पहले 21 वर्ष था भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु, पहले 21 वर्ष थी और इसको बाद में 18 वर्ष कर दिया गया। अब आपको बताना है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है हमारी मतदान यानी राज्यसभा लोकसभा में जो है विधानसभा और लोकसभा में मतदान करने की जो है आयु को 21 से 18 किया गया। तो आपको बता देते हैं कि 61वां संविधान संशोधन जो है 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो है मतदान की उम्र क्या किया गया? 21 से 18 कर दिया गया, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की निश्चित सदस्यों की संख्या बता देते हैं कि लोकसभा की निश्चित सदस्यों की संख्या जो है 543 है और इसमें 2 गो जोड़ दीजिएगा तो एंग्लो इंडियन से 2 गो है, तो ये टोटल मिलाकर के 545 हो जाते हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियन भी है इसमें 2, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इस तरीके का मेहनत मैंने आपके लिए किया दोस्तों, और ट्रस्ट कीजिए मेरे पर, काफ़ी बेहतरीन आपको मैंने ये PYQ दिया है दोस्तों। इससे ज़रूर आपके एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदे होंगे दोस्तों। आप इस प्रकार क्वेश्चन देख भी पाएंगे कि क्या लेवल थे क्वेश्चन के। सिर्फ मतलब 1 लाइनर पढ़ने से अब रिजल्ट नहीं होने वाले दोस्तों, ठीक है ना। हमने PYQ उठा करके आपके सामने रखा है दोस्तों, और कहीं से हम कोई छेड़खानी करने का कोई क्वेश्चन से कोशिश नहीं किया, ठीक है ना। अब हम छोटा क्वेश्चन रख देंगे आपके सामने। कहने का मतलब है कि छोटा क्वेश्चन कहने का मतलब है कि ये भाग कै में है, मौलिक अधिकार भाग कितने में है, ये सब क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे जाएंगे क्या? ये सभी को पते होते हैं, इससे मेरिट भी नहीं बढ़ने वाले, ठीक है ना। तो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने करने का प्रयास किया दोस्तों। अगर मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा दोस्तों, तो एक लाइक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।